Accept the project with maximum ARR and it must be matched with management policy. अच्छा, इधर भी देखें, मैंने पे बैक निकाला, उधर मैंने लिखा था इट मस्ट बी मैच विद मैनेजमेंट पॉलिसीज। अच्छा, अभी आप लोगों ने इस बेस पे क्या डिसीजन मुझे दिया था, कौन सा एक्सेप्ट करें? प्रोजेक्ट बी, क्योंकि उसका पे बैक कम था ना। अब फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना किया जाए जिसका पे बैक 1 साल से ज्यादा हो, तो डिसीजन क्या होगा? फिर कोई भी ना करो। ठीक है, अब हालांकि वैसे आपने मुझे ये वाला कहा, लेकिन जैसे मैंने आपको कंपनी की पॉलिसी बताई तो फिर आपने रिफ्यूज करा दिया। तो वो जो मैंने लिखा था ना मस्ट बी मैच विद मैनेजमेंट पॉलिसीज, उसका ये मतलब था। लेकिन कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर बता भी सकता है, कभी नहीं भी दे सकता। अगर दे दे तो उसके साथ भी मैच करना है, कहीं उसके अगेंस्ट तो नहीं चला जाता। इसी तरह इधर भी मैंने लिखा है। अब फर्ज करें 2 प्रोजेक्ट हैं, जैसे ये चले एग्जांपल ले लेते हैं, इन दोनों का हम लोग ARR कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका देखते हैं डिसीजन कैसे पास होना है। ठीक है, सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका ARR निकालते हैं। प्रोजेक्ट ए, देखिए टोटल कितने पैसे रिकवर हुए थे? 16,000। तो इन्वेस्टमेंट तो 10,000 की हुई थी, प्रॉफिट कितना हुआ? अच्छा, मैंने फॉर्मूला लिखा है एवरेज प्रॉफिट। अब 6,000 जो प्रॉफिट है ये क्या 1 साल का प्रॉफिट था? नहीं, ये तो 4 साल का। डिवाइड बाय 4 करें तो एवरेज प्रॉफिट पर एनम आ जाएगा। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 into 100, 15%। अब अगर इधर हम बात करें तो इधर प्रॉफिट कितना हुआ था? 2,000। तो ये जो 2,000 आपको प्रॉफिट हुआ था ये तो 4 साल का था ना, डिवाइड बाय 4 करें, एवरेज प्रॉफिट आ गया ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000। तो अगर आप ये देखें कितने % बनता है? 5%। अगर खाली इतना ही डेटा देके मैं पूछूं कौन सा एक्सेप्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा? ए करें, क्योंकि इसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब था अलाइन विद मैनेजमेंट पॉलिसीज? तो फर्ज करें आप लोगों को मैं कहता हूं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना की जाए जिसका रिटर्न 20% से कम हो। अब क्या डिसीजन होगा? अब दोनों में ही ना करो, क्योंकि वो 15 दे रहा है, 5 दे रहा है, दोनों ही पॉलिसी के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इस तरह करके हम लोग ना इनको किया करते हैं। अब इस मेथड का फायदा क्या नजर आ रहा है? इसने प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर कर लिया। ठीक है, ड्रॉबैक अगर पूछें तो वैल्यू ऑफ मनी इसने भी कंसीडर नहीं किया। ठीक है, और इसने ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करा लिया जिसमें अपना प्रिंसिपल रिकवर करने पे टाइम लगेगा, तो इसमें चांसेस यानी थोड़ा रिस्क एज कंपेयर टू पे बैक बढ़ जाता है। तो ये इसमें कुछ फायदे इसके आ जाते हैं। नुकसान वही है, वैल्यू मनी इसने भी कंसीडर नहीं की। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इसकी आ जाती हैं। बाकी ये 2 तो इसके सिंपल मेथड थे। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ना वो बनता है नेट प्रेजेंट वैल्यू और फिर उसके बाद IRR। लेकिन उसकी बेसिक्स तो मैं कल शुरू कराऊंगा, लेकिन जो उसके प्रॉपर एग्जाम वाले क्वेश्चन है वहां पे पहुंचने पे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कॉस्ट अभी नहीं पढ़ी, तो वो रेलिवेंट कॉस्ट, इरेलीवेंट कॉस्ट, वो सारी मुझे थोड़ा सा कराना पड़ेंगी। तो कल हम लोग इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, वहां से इसको प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी K7 का आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। जी
लेक्चर से पहले ये ले लें, इधर आओ ना। जी, कैफ 7 पेपर है हमारा ग्रुप बी का, जिसका नाम है कंपनी लॉ। ठीक है, आपने जो ग्रुप ए में पेपर पढ़ा है, अभी ग्रुप ए में जो पेपर आपने पढ़ा है बिजनेस लॉ का, ठीक है, ये उसी का पहले जो आपका स्कीम चेंज नहीं हुआ था तकरीबन साल पहले, तो ये पेपर उसी के साथ बिजनेस लॉ में एक ही पेपर हुआ करता था। 50% पोर्शन, 50% पेपर आता था बिजनेस लॉ से, जो अभी आप मर्केंटाइल लॉ जो के 4 है, और 50% आता था कंपनी लॉ से। ठीक है, जो ये स्कीम आया एफसी और केफ लेवल खत्म करके इन्होंने ग्रुप्स बना दिए, तो इन्होंने दोनों को डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसमें कुछ एडिशंस कर ली और यहाँ पे कुछ एडिशंस कर ली। यहाँ पे तकरीबन एक चैप्टर ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है, लास्ट में एक चैप्टर ऐड कर दिया, और वहां पे भी कुछ चीजें निकाल दी, कुछ ऐड कर दी। ठीक है, तो आपको जो मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट दिया है कैफ 7 का, ये लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के आप देख ले तो एग्जामिनर कमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि फेलियर का रीजन जो है ना वो क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो आप परसेंटेज देख ले कि अगर हम नीचे से देखें, स्प्रिंग 2021 में 35% रिजल्ट था, ऑटम 21 में था 43%, स्प्रिंग 2022 में था 22%, और ऑटम 2022 में था 34%। ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे जो बुरा रिजल्ट था वो था स्प्रिंग 22% ना। ठीक है, अब 22% ये कब आया है? ये जब स्कीम चेंज हुआ है। जिस स्कीम में आप पढ़ रहे हो ना, पीआरसी और ग्रुप्स वाला, तो ये उसका पहला अटेम्प्ट था, और कितना रिजल्ट है? 22%। ठीक है, फिर इंक्रीज हुआ है, लेकिन 34% भी कोई इतना खास रिजल्ट नहीं है। ये पेपर जो है ना, ये 34% वाला रिजल्ट नहीं है, ये 100% वाला रिजल्ट है। उसकी मैं रीजंस बताता हूँ। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें इसका, जो अभी आपने शायद अभी इस अटेम्प्ट में या उससे पिछले अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ पास किया होगा, अगर उसके साथ इसको हम कंपेयर कर लेना, तो मेरे नजदीक ये पेपर बहुत ज्यादा आसान है। कंपनी लॉ आसानी की पहली रीजन क्या है? ये आसान इस वजह से है कि बिजनेस लॉ में जो है ना, जर्नल जो के 4 था ना आपका, ठीक है, जो के 4 था, उसमें जनरल वो क्वेश्चन टेस्ट करता है। क्वेश्चन पेपर जो है ना वो जनरली टेस्ट करता है। राइस का एग्जांपल दे देगा आपको, किसी होटल का एग्जांपल दे देगा, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का एग्जांपल दे देगा, बहन भाइयों का दे देगा। वो किसी भी दुनिया में किसी भी रिलेशनशिप में से एग्जांपल उठा के आपको टेस्ट कर लेता। ठीक है, कंपनी लॉ में वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा कंपनीज तक, उससे बाहर नहीं जाए। ये सारी दुनिया पे एप्लीकेबल नहीं होता। कंपनी लॉ सिर्फ और सिर्फ किन पे अप्लाई होता है भाई? किसके ऊपर? कंपनीज के ऊपर। और इसका जो लॉ है जो हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2017। कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2017। में भी आप में से किसी ने आईटीबी पढ़ा हो। आईटीबी में आप पढ़ते थे टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, याद है? टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़े थे ना? ठीक है, उसमें एक बिजनेस टाइप आपने पढ़ा होगा कंपनीज। ठीक है, नॉर्मली हम कितने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है? 2 बिजनेसेस हमने पढ़ लिए बिजनेस लॉ में, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे हम कहते हैं, और पार्टनरशिप। ये हमने कहां पे पढ़ लिए? बिजनेस लॉ। थर्ड टाइप था कि बिजनेस का थर्ड टाइप हो सकता है फॉर्म्स। बिजनेस हम कितने फॉर्म्स में कर सकते हैं? 3 फॉर्म्स में कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, या तो अकेले मालिक जैसे दुकानदार वगैरह, या एओपी, या जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और थर्ड टाइप कौन सा है? फॉर्म कौन सा है बिजनेस का? कंपनीज का। समझ में आ रही बात? तो ये
तो रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा भाई, किससे रिलेटेड होगा, कंपनी से रिलेटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से रिलेटेड होगा, इससे ये बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे नजदीक ये आसान इस वजह से है कि ये दो बिजनेसेस पे अप्लाई होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, और इसका कोई लिमिट नहीं है। ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो तो उन पे कंपनीज एक्ट 2017 एप्लीकेबल होगा, उनसे ज्यादा इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले। अगर हम इसके देख लेना, मार्क्स देख ले, क्या देख ले, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें एरियाज क्या है, इसमें एरियाज जो है 100 मार्क्स कैसे टेस्ट होंगे, इसमें एमसीक्यूज टेस्ट होंगे आपके 15 मार्क्स के, ठीक है, और 85 मार्क्स के आपका बाकी एरिया होगा। अब जो रिमेनिंग पेपर होगा इसमें कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, और कुछ जो है जैसे कि इसको हम कहें कि चलो थ्योरी टाइप या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे डिफाइन, एक्सप्लेन, इस तरह के, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे। अब थ्योरेटिकल एरिया कितना होता है और सिनेरियो बेस्ड एरिया कितना होता है, ये तकरीबन 50-50 होगा। 85 में मे बी 40%, 85 मार्क्स का 40% यहां से टेस्ट करें, 60% नॉर्मली ये वाला एरिया थोड़ा ज्यादा रखता है, ठीक है। अब ये तो देखें, ये काम और ये काम तो आसान है, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आपको मैंने पढ़ाया, आपने समझ लिया, घर जाके याद कर लिया, बात खत्म, ठीक हो गया। लेकिन ये वाला जो है ना, ये आपको तंग करेगा, सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। आप मेरे ख्याल में सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, कोई नया नहीं। मैंने आपको टैक्स में भी, आपको लॉ में भी, बिजनेस लॉ में भी मैंने एक बात बताई थी कि आप पास पेपर्स करके जाएं, पेपर आपको रिपीटेड पेपर लग रहा होगा। लॉ का पेपर तो मैंने इतने डिटेल में नहीं देखा, टैक्स का मैं देख चुका हूं। मेरे ख्याल में कोई 10% न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं, दोनों न्यूमेरिकल्स की या तीनों, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल भी ले ले, तीनों उठा के देख ले, मुझे तीनों में से 10% ऐसा एरिया निकाल के दे जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया, प्रैक्टिस ना किया। सेम उसी तरह पॉइंट, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे, ठीक है, और बाकी सेम 100% कॉन्सेप्ट उठा के वो टेस्ट करता है। तो जैसे मैंने लॉ के लिए बोला था, जैसे मैंने टैक्स के लिए बोला था, इसी तरह आज मैं कंपनी लॉ के लिए बोल रहा हूं कि इसका जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कहां है, पास पेपर्स, ठीक है। पास पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इंशाल्लाह ये सिलेबस तोड़ा है और हम साथ में क्लास में डिस्कस 1 by 1 चैप्टर वाइज इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। आईकेप की बुक हमने यूज़ करनी है, मेरी अपनी बुक, उसमें अभी कुछ चीज़ें रहती है तो वो मैं आपके साथ अभी नहीं शेयर कर सकता, लेकिन आईकेप की बुक भी अगर हम देखें ना, कंपनी लॉ की, हाँ इनका सीक्वेंस थोड़ा सा है, कुछ चैप्टर्स आगे हैं, कुछ पीछे हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने मुताबिक कर लेंगे। हम आईकेप के सीक्वेंस पे नहीं जाएंगे, हम अपने सीक्वेंस पे जाएंगे, ठीक है, वो हम कर लेंगे। आईकेप ने वही इशू है कि वो टॉपिक उधर नहीं पढ़ाना, उन्होंने वो पहले पढ़ा दिया, ठीक है, तो वो सीक्वेंस मैंने उसको सेट किया हुआ है, मैं आपको अपने सीक्वेंस पे पढ़ाऊंगा, लेकिन यूज करेंगे हम क्या, आईकेप की ही बुक, ठीक है। आईकेप के बुक में इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने कुछ आईकेप के बुक में, जैसे बिजनेस लॉ की बुक आपने देखी होगी, ठीक है, आईकेप के बुक में इन्होंने पास पेपर्स के प्रैक्टिस मटेरियल डाल दिया है, ये बहुत अच्छा किया है। कुछ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन इन्होंने ऐड कर दिए हैं, जैसे किस नाम से, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से, ठीक है। हर एक टॉपिक के बाद, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद इन्होंने ये चीज ऐड की है। ये एक अच्छी एडिशन है कि चलो बच्चा जैसे जैसे जो भी टॉपिक तैयार कर रहा है, नीचे पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, वो अटेम्प्ट कर ले, उसको पता चल जाएगा कि मैं आईकेप का है, ठीक है, क्वेश्चन
कि आई कैप लेवल का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर अनसीन क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चंस बच्चों आप तब कर सकते हैं ना, अनसीन क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपने पहले देखा ना, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है क्या है आपने पहले देखा था? कहते हैं नहीं ये अनसीन नहीं है, इसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं पढ़ूंगा, ये तो अनसीन नहीं है। अनसीन हम कहां से बना के ले आए? यही तो अनसीन क्वेश्चन है ना, जो आपने टॉपिक पढ़ा, आपने तैयार किया, नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन पे पेज रख ले, आप क्वेश्चन पढ़े, रजिस्टर उठा ले और आप प्रैक्टिस करें। हो सकता है पहला क्वेश्चन जवाब करें ना, और पास पेपर में कमाल ये है कि पास पेपर हर एक चैप्टर का नहीं समझना पड़ता। आपने पहले चैप्टर के पहला क्वेश्चन किया, मे भी आप 10% कर ले, दूसरा किया मे भी आप 50% कर ले, तीसरा किया 60-70 पे चले गए, 4-5 क्वेश्चंस के बाद आपको 100% क्वेश्चन समझ में आना शुरू हुआ। बस ये चीज आप एक बार सीख लें, ये चैप्टर वाइज आपने बार बार नहीं सीखना कि अच्छा मैंने इतना किया, ठीक है तो अब जो है ना अगले चैप्टर में फिर ये मसला होगा। फिर ये नहीं, आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जामिनर किस तरह, एग्जामिनर की ये जो चीज है ना, मैं अक्सर क्लास में बताता हूं, एग्जामिनर की साइकी समझनी। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार इस बंदे की ये साइकी है, ये इस तरह से बात करता है, इसके साथ मजाक ना करे, ये चिढ़ जाता है। अक्सर हमें दोस्तों का पता होता है ना, ये सो रहा होता है तो इसको छेड़ना नहीं, ये काम कर रहा होता है तो इसको छेड़ना नहीं, ये नमाज पढ़ता है, ये नमाज कज़ा नहीं करता, ये स्मोकिंग करता है, सब लोगों का हमें पता होता है। एग्जामिनर की हमने क्या समझनी है? साइकी। ये हमें कहां से पता चलेगा? उससे बात करेंगे ना, वो हमारे सामने आएगा, कोई बंदे को आमने समझना है तो क्या करेंगे? बात करेंगे, आमने सामने बैठेंगे, उसको सुनेंगे, उसके साथ टाइम गुजारेंगे। तो मैं पिछले 10 सालों का आपको एग्जामिनर की बातें आपके साथ शेयर करता हूं, पास पेपर्स कि इस तरह से बात करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसके बात करने का अंदाज क्या है। जुबैर के नहीं दे रहा क्लास, ठीक है, तो अंदाजा एग्जामिनर की साइकी अंडरस्टैंड करना कि जनाब ये बात कैसे करता है, ठीक है। पढ़ाने में भी मैं आपको बता दूं, पढ़ाने में भी टैक्स से और बिजनेस लॉ से पढ़ाने में टीचर्स के लिए भी बहुत आसान सब्जेक्ट है ये वाला। क्यों आसान सब्जेक्ट है? कि जर्नल सब्जेक्ट नहीं है ना, आपने इस कुर्सी पे बात करनी है, पूरे 10 चैप्टर है या 11 चैप्टर है, इसी कुर्सी पे बात करनी। समझ में आ रही बात भाई? ठीक है ना। तो इस पे जैसे हम इंसान होते हैं, कंपनी भी इसी तरह की होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिलेबस आज ही मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, कल से फिर प्रॉपर बुक्स ले लें आप। हमने चैप्टर वाइज फोटोकॉपी करनी है, या आई कैप की पूरी बुक प्रिंट कर ले, ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेबस है, ठीक है। फेल होने वाला, अटेम्प्ट होने वाला ये 34% या 22%। इस पे मैं हैरान हूं कि इतना रिजल्ट नहीं आना चाहिए जितना ये छोटा पेपर है, लेकिन बच्चे हल्के ले लें, ठीक है। आपने हल्का नहीं लेना, बगैर पढ़े आप पास नहीं कर सकते, लेकिन पास करना एज कंपेयर टू बिजनेस लॉ या टैक्स, एज कंपेयर टू दोस 2 पेपर्स बहुत आसान। समझ में आ रही बात? तो हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पहले आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं, बाकी इंशाल्लाह प्रॉपर हम अपने बुक्स का जो है ना काम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे, ठीक है। जी, क्या टॉपिक पढ़ा था आपने पहले? ये जनरल डिस्कशन है। क्या पढ़ा था हमने? हाँ, टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कितने पढ़े थे? 3। कौन कौन से? एक था सोल प्रोप्राइटरशिप, हाँ, पार्टनरशिप, और थर्ड क्या थी? कंपनी।
अच्छा, जो पहले 2-3 दिन मैं बात करूंगा ना, ठीक है, उसमें कुछ मैं आपको चीजें हाईलाइट करूंगा, वो आपने याद रखनी। समझ में आ रही बात? समझ आ जाएगी ना आपको। आपने वो 2-3 बातें जो है ना थ्रू आउट कंपनी में याद रखनी है। उन 2-3 बातों पे 90% केसेस उसका एप्लीकेशन होता है। समझ में आ रही बात? वो 2-3 बातें जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपने क्या करनी है, याद करनी। ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था, आप सबने पढ़ा। क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिंगल ओनर। ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि ये जो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, हम किसकी एग्जांपल ले लेते हैं? हाँ, ठीक है, एक दुकानदार पैसे ले आता है घर से, ठीक है, चीजें परचेस कर लेता है, एक दुकान किराए पे ले लेता है, कारोबार शुरू कर लेता है, सुबह आके खोल के, ठीक है, चला जाता है। मालिक कौन है? जो इन्वेस्टर है, सिंगल इन्वेस्टर, वही मालिक है। ठीक हो गया। नंबर सेकंड, ये जो दुकान है फॉर एग्जांपल, ये इसने परचेस कर ली, इसका ओनर कौन है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सिंगल ओनर कौन है? मिस्टर है। ये एसेट बिल्डिंग का ओनर कौन है? मिस्टर है। ठीक है। मैनेज कौन कर रहा है? क्या इसमें ये एम्प्लॉइज रखेगा? आप दुकानों में चले जाए, कभी किसी के साथ नौकर देखे हुए? बड़े मार्ट शार्ट पे होते हैं, छोटी सी दुकान हो, उसमें कभी देखे? अकेला वो काउंटर के उस साइड पे, अक्सर दरवाजे में उसने काउंटर रखी होती है, डोर में हम जाते हैं, ये चीज दे दे, वो खुद जाके उठा के हमें। अकाउंटेंट भी वही है, सेलर भी वही है, परचेजर भी वही है, मैनेज करने वाला, सफाई करने वाला, सारी चीजें वो खुद करता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट अक्सर केसेस में कौन करता है? लाजमी नहीं है कि सारे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैनेजमेंट कौन कर रहा है? जो मालिक है, हाँ, जो इन्वेस्टर है। जो कौन है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी सेम बंदा, सारी चीजों का, एसेट्स का मालिक भी, हाँ, सेम बंदा। समझ में आ रही बात? और मैनेज करने वाला बंदा भी सेम। अब इस दुकान का बिजली का बिल आता है, या जो सप्लायर है उनको पेमेंट्स करनी है, हाँ, या जो टैक्सेस है वो पे करनी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आ जाए, ठीक है, और बिजली का बिल आके, या जो जिन सप्लायर से ये चीजें परचेस करता है वो पैसे लेने आ जाए, तो मिस्टर ये कह सकता है कि जनाब ये तो मैं कारोबार के लिए ले रहा था, पेमेंट कौन करेगा? मिस्टर है। तो लाइबिलिटीज भी किसकी? मिस्टर है की। मतलब, और कौन सी लाइबिलिटी? अनलिमिटेड। भाई उसको नुकसान हो या फिर फायदा हो, ठीक है, इससे इसकी लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आता। नुकसान हो कारोबार में या फिर फायदा, फर्क आ सकता है। ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस और ओनर, ये क्या होती है? ये एक दूसरे से अलग नहीं होती। यही कारोबार जो है, ये जो दुकान है, यही ओनर है, और ये जो ओनर है यही दुकान। समझ में आ रही बात? कोई ये नहीं कहता कि जनाब मैंने जो ABC शॉप है उसको, कहते हैं मैंने उसको, दुकानदार का नाम लेते हैं, कहते हैं मैंने उसको सप्लाई दी, मैंने उससे पैसे लेने हैं, मैं उसके दुकान पे गया था। सुना है ना? समझ में आ रही बात भाई? ठीक है। तो बिजनेस और ओनरशिप एक दूसरे से अलग नहीं। हाँ, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा होगा। अच्छा, आप ये ना समझना कि सर तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग में हम करते थे कि हमने ओनर को और एंटिटी को अलग अलग रखना है, हमने एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, याद है ना? तो उसमें हम एंट्रीज, अकाउंट्स बनाने के लिए, यहां मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं? लायबिलिटी और एसेट्स। ये दुकान जो है ये सारा मालिक भी है, और ये मालिक जो है ये सारा दुकान है। दुकान में जो पड़ा है वो उसका है, जो जिसको देना है वो कौन देगा? मालिक देगा, ओनर देगा, जो इन्वेस्टर। समझ में आ रही बात? यही सारी चीजें यहां एप्लीकेबल है, लेकिन एक चीज चेंज है कि मोर देन 1%। सारी चीज
इन्वेस्टर यहां पे कितना था, एक, यहां पे कितने, एक से ज्यादा। मिस्टर ए मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक हो गया। इन एसेट्स का जो कारोबार कर रहा है, कोई भी कारोबार कर, उस कारोबार के जितने भी एसेट्स है उनके मालिक कौन है, ये दोनों। उस कारोबार के जितने भी लायबिलिटीज है वो किसके लायबिलिटीज है, इन दोनों के, ठीक है। मैनेज कौन कर रहा है, ये दो मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। और लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तो पता है ना, याद है पार्टनरशिप में पढ़ा होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि कोई बंदा अगर कारोबार डूब जाए, बंद कर दे, क्लोज कर दे, इसके लायबिलिटीज खत्म नहीं होते। ये अपने घर, अपना पर्सनल घर सेल करे, अपनी पर्सनल गाड़ी सेल करे, पर्सनल लोन ले, बच्चों के एसेट सेल कर दे, बेगम के जेवरात सेल कर दे, कुछ भी कर ले, इस कारोबार के लायबिलिटीज खत्म करना किसका काम है, इन पार्टनर्स का। इस केस में मिस्टर ए का, इस केस में मिस्टर ए और मिस्टर बी का। और मिस्टर ए और मिस्टर बी ये भी नहीं कह सकते, पार्टनरशिप में पढ़ा था कि आधी मेरी आधी आपकी है, नहीं। लॉ कहता है अनलिमिटेड 100% लायबिलिटी इंडिविजुअल पार्टनर की। हाँ, ये आपस में शेयर करे तो इनकी मर्जी, ना करे टुवर्ड्स थर्ड पार्टी इनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट इसके ऊपर नहीं। ये तो थे दो कारोबार जो एक नॉर्मली हो रहे थे, पूरे दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जनाब इस तरह के कारोबार है। फिर जो है ना, आपको याद होगा हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान था कंबाइंड, जहां पे अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने कंपनी बनाने के गरज से आए थे। यार क्या नाम था उसका, हाँ अच्छा, मुझे समझ नहीं आया हसन, मैं भूल गया हूं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। याद है ये कॉन्सेप्ट 1800 में, और उधर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ यूरोपियन कंट्रीज में। कौन सा कॉन्सेप्ट, कंपनी। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी है अ टाइप ऑफ, क्या है, बिजनेस का एक फॉर्म है कि लोग कंपनी, बिजनेस जो है वो किसके फॉर्म में करते हैं, कंपनी के फॉर्म। कौन से फॉर्म में करते हैं, कंपनी के फॉर्म। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ ये समझ लीजिएगा। देखिए दुनिया में आप उठा के देख लेना तो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, हाँ, और एक होते हैं स्किल्स वाले लोग। अक्सर ये कॉन्सेप्ट डेवलप कहां से हुआ था, मैं उस चीज पे जा रहा हूं, ठीक है। एक थे बड़े बड़े जमींदार, वडेरे, चौधरी, हमारे मुल्क में आपने देखा होगा बहुत है। ये तो आजकल पैसा सब लोगों के पास है, पहले सब लोगों के पास नहीं होता था। पहले इन लोगों के पास होता था, आप 60s 70s 80s में चले जाए, उन लोगों के पास होता था जिनके बड़े बड़े जागीरें होती थी, नौकरियां, तालीम, ये चीजें तो थी नहीं। समझ में आ रही बात, नहीं इतने लोग जो है ना पढ़े लिखे थे, तालीम के ऊपर कोई, आप अपने आबा अजदाद से पूछ ले, दादा से, परदादा, आप पता कर ले अपने पेरेंट्स से, तो किसी ने मुश्किल से मैट्रिक भी नहीं किया। स्कूल्स नहीं थे, वो सिस्टम नहीं था सारा। तो ये था निज़ाम के जागीरदार लोगों के पास पैसा होता था, और आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे लोग, हमारे पेरेंट्स जैसे लोग, वो पढ़े लिखे और उन्होंने स्किल्स हासिल की, पढ़ लिख गए, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने, ये दोनों आपस में मिले, कहा आप क्या करें भाई, आप क्या लेके आए, क्या लेके आए, इन्वेस्टमेंट, हाँ, और मैं क्या ले आऊंगा, स्किल्स, हाँ, क्या ले आऊंगा, स्किल्स। और दोनों मिलके क्या कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे, कारोबार कर। देखिए मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आपके पास पैसा है, आपके पैसे बैंक में पड़े हैं या घर में पड़े हैं, मेरे पास लेके आए, हाँ।
मैं अपने स्किल्स, आप पढ़े लिखे नहीं हो, मैं पढ़ा लिखा हूं, आपका पैसा हो जाएगा, मेरे स्किल्स हो जाएंगे, दोनों मिलके इसको यूटिलाइज कर लेंगे, कारोबार शुरू कर लेंगे। हाँ, कारोबार जब शुरू करेंगे तो कारोबार किस पर्पस के लिए शुरू करते हैं भाई? किसके लिए? प्रॉफिट्स के। जब प्रॉफिट्स आएंगे हाँ तो मुझे भी शेयर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? और आपको भी शेयर आ जाएगा। ठीक है, जब प्रॉफिट्स, आपके पैसे लगे होंगे, मेरा टाइम लगेगा, स्किल्स मेरे लगेंगे, जब प्रॉफिट्स आएंगे, पैसे कमाएंगे, आप भी ले लेना, मैं भी ले लूंगा, दोनों खुश। आपके पास अगर पैसे पड़े हैं घर पे हाँ तो वो कमा नहीं सकते। मेरे पास अगर स्किल्स है तो पैसा ना हो तो स्किल्स के ऊपर मैं क्या जॉब भी कर सकता हूं, कारोबार तो नहीं कर सकता। तो आओ दोनों मिलके क्यों ना ये वाला एक मॉडल अप्लाई करें कि आप पैसे लेके आओ और मैं अपने स्किल्स आपके पैसों के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, कारोबार कर लेंगे और जब प्रॉफिट्स आएंगे तो आप भी ले लेना, मैं भी ले लेना। हाँ, वो अक्सर ऐसे भी ये कंपनी, ये जितने भी ये वाले फ्रॉड होते हैं ना, 30 दिनों में पैसे डबल, यहाँ इन्वेस्टमेंट, ये सारे करतूत जो है ना ये कंपनी के, ये इस नाम की वजह से, इसने सारा काम खराब किया हुआ है। इस नाम का, इस कॉन्सेप्ट का दुनिया में बहुत सारे लोगों ने 2 नंबर तरीके से पैसा कमाया है और इसका बहुत गलत फायदा उठाया है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा, या पाकिस्तान के दूंगा, और आप लोगों ने देखे होंगे, अगर देखे नहीं तो सुने लाजमी होंगे एक दूसरे से, कहीं ना कहीं से। समझ में आ रही बात? अब जब ये हुआ ना तो ये बंदा फॉर एग्जांपल सिंध में बैठा है या केपी में बैठा है या जनूबी पंजाब में बैठा है, चलो इस्लामाबाद में बैठा है, जब इसके पास पढ़ा लिखा नहीं है तो ये हिसाब किताब रख सकता? ये तो कहेगा जनाब मैं पैसा खर्च कर लूं, तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे लोग तो वैसे भी चालाक होते हैं, मेरा पैसा मार जाओ, ठीक है, कागज का टुकड़ा मैं आपके साथ क्या कर लूं? मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन है तो समझदार बंदा कि नहीं मैं तो ऐसे पैसे नहीं दूंगा। ये तो इसने कहा जनाब आप जो है ना मुझे पैसे ना दे, हम क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, हम क्या खोल लेते हैं, कंपनी। उसने कहा जनाब कंपनी खोल लेते हैं, मतलब आप पैसे और मेरी मैनेजमेंट, इसको हम क्या कर लेते हैं, एज अ कंपनी ये कारोबार शुरू कर लेते हैं। उसने कहा भाई फिर वही बात, कंपनी से क्या होगा? तो इस बंदे ने ये बात समझा दी कि कंपनी से होगा क्या। जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं? फॉर एग्जांपल ये है मिस्टर एक्स, ये कौन है? मिस्टर वाई। कहते हैं जनाब मैं मिस्टर एक्स हूं, ये एक्स समझा रहा है वाई को, उसके सामने बैठा। कहते मैं मिस्टर एक्स हूं, मिस्टर वाई हो सकता है? वाई क्या कहेगा? नहीं। क्या जो काम आपका दिल ना करे तो मैं आपसे करवा सकता हूं? वाई से करवा सकता है? नहीं। अगर वाई को पिटाई करेगा तो वाई को लॉ ने राइट दिया है, एक्स के ऊपर केस कर सकता है ना, एक्स को जेल हो सकती है, सजा मिल सकती है। समझ में आ रही बात? इसी तरह अगर कोई कत्ल करेगा तो इस तरह से हो सकता है, सजाएं मिल सकती है ना। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल एक पूरा लॉ है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखता है और जो भी क्रिमिनल लॉ की वायलेशन करते हैं उनको उसी तरह सजाएं होगी। कहते हैं जनाब जैसे मैं मिस्टर एक्स हूं, आप मिस्टर एक्स हो, मैं मिस्टर वाई हूं, तो इसी तरह, अच्छा ये मैं वैसे लिख रहा हूं समझाने के लिए। कहता है ये भी एक क्या हो जाएगा? नहीं, ये वैसे नहीं लिख रहा, चलो ये भी क्या है, लॉ इसको क्या ट्रीट करता है? एक पर्सन ट्रीट करता है। क्या ट्रीट करता है? जैसे मुझे ट्रीट करता है। मैं कौन हूं? इंसान हूं ना भाई। इन्वेस्टर कौन है? मिस्टर एक्स इंसान है ना। मिस्टर वाई कौन है? और ये क्या है? इंसान है, लेकिन कौन से वाला भाई? कौन से वाला? आर्टिफिशियल। ये कौन सा इंसान है? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन। इसको क्या कहते हैं?
इसको कौन सा पर्सन कहते हैं? नेचुरल पर्सन। क्यों? इसके नेचुरल पर्सन क्या होते हैं? जिसके 2 हाथ हो, 2 पाँव हो, 2 आंखें हो, 2 कान हो। समझ में आ रही बात? मैं और आप, हम कौन से लोग हैं? अशरफुल मखलूकात, नेचुरल पर्सन। कंपनी को लॉ ने क्या ट्रीट किया भाई? क्या ट्रीट किया? आर्टिफिशियल। कि ये भी इंसान है लेकिन नेचुरल, ये पर्सन है लेकिन नेचुरल नहीं। कौन सा? आर्टिफिशियल। इसको बनाने वाला कौन है? ये 2 है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। 2 नेचुरल पर्सन जो है वो इन्होंने इसको बनाया। अब हमें कौन ट्रीट करता है? देखे ना, हमारे ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होता है भाई, होता है ना? वही लॉ इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। हम अगर किसी दहशतगर्द तंजीम को फंडिंग कर ले तो हमें सजा हो सकती है, अगर ये करे तो इसको भी हो। हम पे बिजनेस लॉ के 4 पढ़ा है, एप्लीकेबल होता है, इस पे भी एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रही बात? हमारे ऊपर क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों एप्लीकेबल है ना, नेचुरल पर्सन, वो इसी पे भी है। लेकिन इसके लिए लॉ, इसके लिए एक अलग से लॉ क्रिएट किया गया जिसको नाम दिया गया कंपनीज एक्ट 2017। इसने कहा जनाब हमने ये कंपनी बनाई, इधर सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके पैसे हैं, मेरे स्किल्स है। आपको ये डर है कि आपके पैसे में खा जाऊंगा ना, आप पैसे मुझे ना दें। आप पैसे किसको दें? कंपनी। समझ में आ रही बात? जब कंपनी को देंगे तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये क्या है? ओनर। ये क्या है? ये कौन है? मैनेज करने वाला ये बंदा है ना। ओनर के पैसे आ गए, मैनेज कौन कर रहा है? मिस्टर वाई। इधर सुनिए, कहते हैं जनाब जब इसको हमने पैसे दे दिए ना कंपनी को, तो कंपनी के ऊपर एक लॉ बनाया गया है, कंपनीज एक्ट 2017। ये पैसे किसके अकाउंट में पड़े भाई? इसके अकाउंट में आ गए ना। जैसे मेरा अकाउंट होगा अब्दुर्रहमान का, जैसे साद का अकाउंट होगा, इसी तरह कंपनी के अपने नाम पे अकाउंट होता है। ये देखे, मैं अभी चाहूं ना तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। अभी चाहूं विद इन 5 मिनट्स पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। कंपनी ऐसे स्टार्ट नहीं होती। कंपनी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है भाई? क्या करना पड़ता है? इनकॉर्पोरेशन। क्या कर, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कहां से मिलेगा? कैसे रजिस्टर करेंगे? प्रोसेस कहां पे लिखा हुआ है? नहीं, कहां पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या है? कंपनीज एक्ट तो भी इसी तरह, जैसे हमने क्रिमिनल लॉ कहां जाते हैं? अदालतों में जाते हैं। सिविल लॉ कहां जाते हैं? अदालतों में जाते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली लॉ ने एक इदारा बनाया कि इस कंपनी लॉ की इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही। इसके लिए किसको बनाया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इधर देखें अब क्या होगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जनाब ये कंपनीज एक्ट 2017। सबसे पहले देखें, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अकेले भी कंपनी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस एग्जांपल को लेके जा रहा हूं। किस कह रहे हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कंपनी बनाना चाहते हैं। कंपनीज एक्ट में जो प्रोसेस लिखा हुआ है क्या उसको फॉलो किया? अगर फॉलो किया तो आप सर्टिफिकेट इशू कर दो, अगर नहीं फॉलो किया तो सर्टिफिकेट इशू ना करो। कंपनी बन गई। जब कंपनी बन गई, अब ये मर्जी चाहे जो करे, ये मर्जी जो चाहे करे, ये काम नहीं हो सकता। ये पैसे कहां पे पड़े? किसके बैंक अकाउंट में? कंपनी के बैंक अकाउंट में। कंपनी का अपना बैंक अकाउंट होता है। ऑनर या फिर मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट ने जो इजाजत नहीं दी, जब पैसे निकालोगे, आपके वालिद साहब के वॉलेट में पैसे पड़े हैं, आप उससे निकालते हैं तो आपसे पूछेगा कि कहां सर्च कर, पूछता है ना? पूछते हैं ना हम। एक तो आपका पॉकेट मनी होता है, वो तो कोई मसला नहीं। आप लाख रुपए ले रहे हो,
अपने पेरेंट्स के वॉलेट से या अलमारी से या ड्रॉर से जहां से उठा रहे हो, वो पूछेंगे ना कहां खर्च कर रहे हो। जैसे ये बंदा या ये बंदा पैसे निकालेगा तो वो कहेगा भाई क्यों, कौन पूछेगा भाई, किसने पूछा है? कंपनीज एक्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटिंग इदारा कौन है? इसी वो पूछेगा जनाब क्यों। ये ईसीसीपी जो है ना, आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं, ये कंपनीज का बाप है। ईसीसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, आप ये क्या है? कंपनीज का। ये कंपनीज जितने भी पाकिस्तान में कंपनीज है ये ईसीसीपी के बच्चे, क्योंकि इन बच्चों के ना कान है, ना आंखें हैं, ना दिमाग है, ना हाथ है, ना पांव है। इनका ख्याल रखने वाला कौन है? ये जैसे पढ़ा नहीं था माइनर के लॉ जो है इनके राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, इसी तरह कंपनीज के राइट्स की प्रोटेक्शन कौन करता है? ईसीसीपी। ईसीसीपी कंपनीज के साथ न ये बंदा कोई गलत काम कर सकता है, और अगर कोई करेगा मैनेजमेंट या ओनर्स में कोई अपने एक लिमिट बताया हुआ है, भाई ये आपकी अथॉरिटी है, ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते। पूरी लिस्ट हमारा कोर्स है, हम पढ़ेंगे कि इनको लॉ ने क्या अथॉरिटीज दिए हुए हैं, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है इनके। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सजाएं है ना, अगर कोई कंपनी से रिलेटेड अपने अथॉरिटी को एक्सीड करता है तो 50-50 लाख रुपए तक का फाइन है और 10-10 साल तक का कैद। ये क्यों? एग्जाम्पलरी, वो नहीं पढ़ते थे एग्जाम्पलरी डैमेजेस, यहां पे एग्जाम्पलरी सजाएं, ताकि ये कोई सोचे ना। अब आप देखें यहां पे ओनर कौन था? मिस्टर ए, पता है ना यहां पे ओनर कौन थे? मिस्टर ए और मिस्टर बी। मुझे बताए कंपनी नेस्ले कंपनी है, ओनर कौन है? आपको आज तक पता है? हाँ, हजारों लाखों ओनर्स होंगे। कौन? जो कौन है? इन्वेस्टर। जो मैनेज कर रहे हैं क्या वो ओनर्स होंगे? लाजमी नहीं है कि वो कोई ओनर कहीं बैठा होगा, कोई ओनर कहाँ कहीं बैठा होगा, पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। आज कोई ये सोच सकता है वो उधर बैठा है, ये इधर बैठा है, और कंपनी के साथ जो है कोई गलत काम करे। क्यों? क्योंकि ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है, और कंपनी इन दोनों से अलग पर्सन है। और इसको कौन डील करता है? किसके डील कौन करता है? कंपनीज एक्ट 2000 किसके थ्रू? इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? ईसीसीपी। समझ में आ रही बात? अब ये कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, ये सारी चीजें, पैसे, ये कंपनी के पैसे कैसे आएंगे, इधर खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इधर कर सकते हैं, नहीं इधर कर सकते। जब ये सारी चीजें होंगी, प्रॉफिट आया, लॉस आया, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि फला बंदा इसका ऑडिट करेगा, एक्सटर्नल करेगा, इंटरनल करेगा, ये सारी चीजें लिखी हुई है। जब ऑडिट होगा इस कंपनी का तो वो इसको भी रिपोर्ट दे देगा, इसको भी दे देगा। ये तो मैनेज कर रहे हैं ना, इसको तो पता है, इसको रिपोर्ट दे देगा जनाब जो आपका मैनेज करने वाला बंदा है इसने क्या किया है, और ऑडिटर इसको भी रिपोर्ट भेज देगा कि जनाब ये जो मैनेज करने वाले बंदे इसने फ्रॉड किया है या कंपनी के पैसे गलत जगह पे इस्तेमाल किए हैं। तो पकड़ इनकी मैक्सिमम 1 साल तक इनको छूट मिल सकती है, 1 साल के बाद ये क्या हो जाएंगे? पकड़े जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो कंपनी का जो बाकी 2 बिजनेसेस से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो क्या है कि कंपनी क्या है भाई, क्या है बोले? हाँ, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ये अपने ओनर से और अपनी मैनेजमेंट से अलग एक अलग पर्सन है, इसकी अपनी दुनिया है। ठीक है। दूसरा, अब आ जाए, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये जो मैंने स्टोरी सुनाई है, अब अलग आगे आ जाए। एसेट्स किसके होंगे भाई? किसके होंगे? कंपनी के ओनर का या मैनेजमेंट का। कंपनी के एसेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एसेट्स कंपनी का, बिल्डिंग, कंपनी के चेयर्स, फर्नीचर्स, पैसे, ये सारे किसके होंगे? कंपनी के। ये ना मिस्टर एक्स के हैं और ना मिस्टर वाई के हैं, ये किसके हैं? कंपनी के। इसी तरह अगर एसेट्स इनके हैं तो लायबिलिटीज भी किसकी होंगी भाई? किसकी होंगी? अच्छा, यहां पे बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे इसको गलत समझते हैं। साथ ने भी कहा लिमिटेड,
क्या कहा? लिमिटेड। कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है भाई? क्या होती है? अनलिमिटेड। लिमिटेड किसकी होती है? ओनर्स की। लिमिटेड किसकी होती है? ओनर्स की। कहां तक? अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। जो उन्होंने पैसा खर्च किया है मैक्सिमम वो डूब सकता है। अगर कंपनी डूब गई तो कंपनी ने जिन लोगों के पैसे देने हैं वो कभी भी ओनर्स के घर पे नहीं जाएंगे कि आपके कंपनी ने, वो कहेगा जनाब मेरे अपने पैसे डूब गए और उसको दिए थे कंपनी को। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, मुझे तो मेरा तो उनके साथ कोई लेना देना नहीं था, वो तो कारोबार कर रही थी। तो कंपनी के ओनर्स की लायबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड। और ये कंपनी का कॉन्सेप्ट, कंपनी का बिजनेस जो लोग शुरू करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या देखते हैं कि हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर लेता हूं, मैं कहता हूं यार बस ये 1 करोड़ है, दिल में मान लेता हूं कि ये कारोबार डूब भी जाए ना चले कोई बात नहीं, रिस्क लेता हूं। लेकिन ये सिक्योरिटी खुद को प्रोवाइड कर रहा हूं कि अगर ये डूब गए कम से कम बाद में मेरे घर तो कोई ना है ना, जो बाकी मेरे पास पैसे हैं या एसेट्स है वो तो ना जाए ना मेरे कारोबार की वजह से। तो मुझे कौन सा कारोबार शुरू करना चाहिए? कंपनी। कि कल अगर मैं छोड़ूं तो मेरे घर कोई आएगा नहीं, कंपनी जाने और उसका काम। अच्छा, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कंपनी चलाने वाले तो हमें तो कंपनी का क्या कसूर है? इधर फिर आ जाए। मैंने कहा कंपनी हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। कंपनी किसके थ्रू चलाएंगे? कंपनीज एक्ट 2017 रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम क्या है? ACCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो देखेगा कि जनाब ये कंपनी जो चल रही थी, क्या ये जो नुकसान हुआ ये इस बंदे की वजह से हुआ? अगर इस बंदे की वजह से हुआ हो ना तो फिर इसको पकड़ेंगे कि इधर आओ, ये कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, ये किसकी है? तुम्हारी। लेकिन अगर ये अपना काम ठीक कर रहा था, ये भी अपना काम ठीक कर रहा था और फिर भी कंपनी को नुकसान हुआ तो ये दोनों कंपनी के लायबिलिटीज के लिए लायबल नहीं होंगे। कंपनी के लायबिलिटीज के लिए कंपनी खुद लायबल होती है, उसके ओनर्स या मैनेजमेंट लायबल नहीं होते। शर्त क्या है कि ओनर्स और मैनेजमेंट ने कोई गलत काम ना किया। ओके हो गया भाई? समझ में आ रही? तो ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट किसका आता है? किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये दो चीजें जो आज मैंने आपको पढ़ाई कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन फ्रॉम देयर ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक हो गया? और दूसरा कि लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अप टू देयर इन्वेस्टमेंट, जो उन्होंने खर्च किया है वो। अब इंशाल्लाह कल हम जो है ना प्रॉपर, मैंने कोर्स से रिलेटेड कोई चीज डिस्कस नहीं, यहां तक हमने डिस्कस किया कि कंपनी की आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी देखे इंसान की बर्थ होती है ना, हाँ, इसी तरह कंपनी की भी बर्थ होती है। हमारे बर्थ को कहते हैं, हम कहते हैं इंसान पैदा हुआ, इसके घर बर्थ हुई है बच्चे की। कंपनी के बर्थ को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? फिर इंसान, आम इंसान की, मेरी और आपकी बर्थ से मौत तक, उसको क्या कहते हैं? लाइफ। हाँ, क्या कहते हैं? लाइफ। इसी तरह कंपनी की भी लाइफ होती है। और आखिर में इंसान की क्या होती है? डेथ। इंसान के पैदा होने को बर्थ कहते हैं, फिर लाइफ होती है, फिर डेथ। ये 3 स्टेज। इसी तरह कंपनी के भी 3 स्टेजेस हैं: बर्थ, इनकॉर्पोरेशन, लाइफ, डेथ। डेथ को डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 3 फेजेस में कंपनी की सारे कॉन्सेप्ट्स इन 3 के पैदा कैसे होगी? इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर जब पैदा हो जाएगी लाइफ में क्या होगा? हमारे लाइफ पे आप देख लें, अपने लाइफ में हम पैदा होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता, फिर बाद में हमें पता चलता है अच्छा ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरे रिश्तेदार है, फिर मैंने ये पढ़ना है। हाँ, समझ में आ रही बात? इस तरह कंपनी की भी लाइफ के, इसके भाई कौन है, बहन कौन है, हाँ, रिश्तेदार कौन है, समझ में आ रही बात? ये किस किस को के साथ लेन देन कर सकता है, किस किस के साथ, बिल्कुल इंसान की तरह चीजें।
बस आपने अपने साथ कंपैरिजन, इन 3 स्टेजेस में मैं आपको कंपनी समझाऊंगा, पहले इनकॉर्पोरेशन, फिर लाइफ और फिर डिसोल्यूशन। समझ में आ रही बात? और ये तीनों पहले आपके कोर्स में 2 होती थी, इनकॉर्पोरेशन और लाइफ होती थी, डिसोल्यूशन नहीं। लेकिन जब से ये ग्रुप लेवल आया है तो एक चैप्टर इन्होंने डिसोल्यूशन पे दे दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपको पता चल जाएगा कि डिसोल्यूशन क्या होती है। बाकी इंशाल्लाह डिसोल्यूशन वाला जो मेजॉरिटी एरिया है वो आप इंशाल्लाह कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ोगे फाइनल में, सीफेफ में इंशाल्लाह। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए इतना काफी है। कल कोशिश कीजिएगा पूरी बुक, अगर पूरी बुक ना हो तो चैप्टर नंबर 1 कम से कम फोटोकॉपी करके लेके आइएगा। ओके जी, कल तक के लिए अल्लाह।